हेलो एवरीवन, आज हम भूगोल में लेसन 1 रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेसन 1 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा कि यह अंदर से कैसी है? तो इस लेसन में हम पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है वो अंदर से कैसी है, उसके कौन कौन से भाग हैं। तो आइए जानें। हम जानते हैं कि लगभग 5 वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप यानी कि बहुत बारिश होने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई। परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है, यानी कि पृथ्वी केवल ऊपर से ठंडी हुई, ना कि अंदर से। इसीलिए आज भी पृथ्वी जो है अंदर से गर्म है। तो आइए करके देखें। सबसे पहले देखेंगे कि आप जानते हैं पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि असंभव है, यानी कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपको समुद्र की सतह से 6371 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। तो ये असंभव है कि हम इतना जो है समुद्र की सतह से इतने नीचे तक नहीं खोद सकते। तो गौरसी में कुछ उपले, आप जानते हैं गौरसी जिसमें हम आग जलाते हैं, तो गौरसी में कुछ उपले या कंडे रखकर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई राख के अंदर डालिए। तो 2 मिनट बाद सलाई निकालकर अनुभव कीजिए, आपकी सलाई गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर भी ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद आज भी अंदर से गर्म है। यानी कि आप जो है इसे करके देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट है। आप गौरसी में जो है कुछ उपले या कंडे लेंगे, उन्हें जलाएंगे। आप देखेंगे जब वो जो उपला है जल जाने के बाद ऊपर से जो है उसकी राख जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो आप एक सलाई लेंगे, उसे अंदर जो है यानी कि जो उपला है उसके अंदर डालेंगे, तो देखेंगे कि जो आपकी सलाई है वो गर्म हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी भी जो है ज़्यादा बारिश पड़ने के कारण धीरे धीरे जो है वो ऊपर से ठंडी हो गई, यानी कि उसकी ऊपरी परत जो है वो ठंडी हो गई, लेकिन वो आज भी अंदर से गर्म है। तो अब चर्चा कीजिए, अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो क्या होता? तो उस पर जीवन असंभव होता। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अब हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। जैसे कि प्याज में कई लेयर होती हैं, कई परत होती हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी जो है उसमें भी कई परतें हैं। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटें तो चित्र 1.1 जैसी दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र 1.1, यानी कि यदि हम इसे बीच से काटते हैं प्याज की भांति तो इस तरीके से दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं ऊपर की परत जो है पृथ्वी की उसे कहते हैं भूपर्पटी। उसके बाद उसके नीचे की परत है ऊपरी मेंटल। उसके बाद अंदर की तरफ तीसरी परत है निचला मेंटल। अब यहाँ पर देखेंगे अंदर की तरफ, तो ये है बाह्य क्रोड, और सबसे अंदर बीच में जो है वो क्या है, ये है आंतरिक क्रोड। आइए जानें कैसी है पृथ्वी की आंतरिक परतें। आपने देखा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो यहाँ देख सकते हैं भूपर्पटी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है, यानी कि ऊपरी परत जो है सबसे ठोस है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्राय 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियां इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका यानी कि एसआई एवं एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, सियाल। अब यहाँ पर दूसरी है मेंटल। भूपर्पटी के नीचे तक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी में एक सीमा द्वारा अलग की गई है, जिसे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहरोविक के नाम पर मोहो
असांतत्य कहते हैं, यानी कि मोह डिसकंटिन्यूटी। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडलम यानी कि एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है, यानी कि यहीं से ये लावा आता है। मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग निचला मेंटल कहलाता है, यानी कि मेंटल के दो भाग होते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है क्रोड। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि जो आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों में मुख्यतः लोहे तथा निकिल से बना, यानी कि इसमें किसकी अधिकता है, लोहे की और निकिल की। भारी धातुओं जैसे कि निकिल एवं लोहे से बनी होने के कारण इस परत को नीफे भी कहा जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेल, यानी कि रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर, मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती हैं वह पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहे हैं वह भी पत्थर की बनी होती है। आपके गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी सेल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। आइए जानें कि सेल या चट्टानें कैसे बनती हैं। तो सोचिए चट्टानें सबसे पहले कैसे बनी होंगी। तो सबसे पहले चट्टानें पृथ्वी के अंदर के गर्म पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होकर जमने से बनी होंगी, जिन्हें आग्नेय या प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। निर्माण के आधार पर सेलें तीन प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। तो सबसे पहले हम आग्नेय सेलों के बारे में पढ़ेंगे। आग्नेय सेल, आग्नेय लेटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ है आग। चित्र 1.2 को देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चित्र है 1.2 और आग्नेय सेलों के निर्माण की प्रक्रिया जानिए। चित्र में देखिए उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ निकलता दिखाई पड़ रहा है। आग्नेय सेलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है, यानी कि जब ये बाहर आता है तो क्या कहलाता है, ये लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो और डायोराइट आग्नेय सेल के प्रमुख उदाहरण हैं। यानी कि ये जो है ये सब क्या हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, ये सभी आग्नेय सेल हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग आग्नेय सेलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। तो आइए इनकी प्रमुख विशेषता जानें, यानी कि आग्नेय सेलों की जो है हम विशेषता जानेंगे। क्या आप जानते हैं भारत का दक्षिण का पठार अधिकतर आग्नेय सेलों से ही बना है। आग्नेय सेल कठोर होती हैं, अतः इसका अपर्दन कम होता है क्योंकि ये कठोर होती हैं। ये सेल रवेदार और दानेदार होती हैं। इन सेलों में परत नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय सेल का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है, क्योंकि ये किसके रूप में होती है, मैग्मा। आग्नेय सेलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। चर्चा कीजिए कि आग्नेय सेलों में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो आग्नेय सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि ये सेल गर्म पिघले हुए मैग्मा लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं। इसलिए तीव्र ताप पर जीव जंतुओं के अवशेष जलकर नष्ट हो जाते हैं और संरक्षित नहीं रह पाते, इसीलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है परतदार या अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां तेजी से बहती दिखाई पड़ती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियों, सड़क के किनारे तथा गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार परतदार सेलों का निर्माण
अवसादों या फिर मलबा जमा होने के कारण होता है। सेलों के छोटे छोटे कणों को पवन यानी कि हवा, बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठा या बहाकर ले जाते हैं। उन्हें समुद्र के तल या भूभाग में परतों में जमा कर देते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है परत के रूप में जम जाती हैं और बहुत मोटी होती हैं। चित्र 1.3 में देखिए, आपको कई परतें दिखाई दे रही हैं। धरातल के 3/4 भाग में परतदार सेल पाई जाती हैं। लोस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। इसका अनुभव आप इस प्रकार कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं चाक या खड़िया मिट्टी है, बलुआ पत्थर है। बाढ़ या बरसात का पानी हटने के बाद अपने गांव, कस्बे, नगर या जहाँ भी आप रहते हैं कि नदी या तालाब के किनारे को अपने अध्यापक या फिर अपने अभिभावक के साथ जाकर देखिए। आपको वहाँ पर नई मिट्टी, कण या पेड़ पौधे के टूटे टुकड़े या अन्य पदार्थ जमे हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ धीरे धीरे परत दर परत के रूप में जमते चले जाते हैं। इसी तरह परतदार सेलों का निर्माण होता है। परतदार सेलों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो परतदार सेल का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीव अवशेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से यानी कि इकट्ठे होने से होता है। अतः परतदार सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार सेलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये सेल रवेदार नहीं होते हैं। परतदार सेल प्राय मुलायम होती हैं, जैसे कि चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर। परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। सोचिए, अगर परतदार सेल न होते तो कोयला एवं खनिज तेल कहाँ से मिलता? तो यदि परतदार सेल न होते तो कोयला और खनिज तेल नहीं बन पाते या बहुत दुर्लभ होते। अब यहाँ पर है क्रियाकलाप। अपने आसपास के पूजा घरों और दर्शनीय इमारतों को देखिए और पता कीजिए कि उनमें किस प्रकार की सेलों का प्रयोग किया गया है। तो आप अपने आसपास देखेंगे कि वहाँ पर जो है परतदार सेल हैं, आग्नेय सेल हैं या फिर रूपांतरित सेल हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रूपांतरित सेल। मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित सेल, जैसा कि शब्द रूपांतरण से पता चलता है कि ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार सेल तथा आग्नेय सेल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना। अब पता करें कि आपके घरों में लगने वाली ईंट का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर है मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान इससे क्या बनती है? ग्रेनाइट से नीस, बालू का पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, ग्रेफाइट तथा हीरा, सेल, स्लेट। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आगरा का ताजमहल सफेद संगमरमर का बना है। रूपांतरित सेल की विशेषताएं। रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती हैं। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर, संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्न प्रदान करते हैं। अब नीचे चट्टान का महत्व बताया गया है। रिक्त खाने में चट्टान का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है मकान व मूर्ति बनाने के लिए चट्टानें कौन कौन सी? बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की चट्टानें हैं? ये है बलुआ पत्थर और संगमरमर। परतदार बलुआ पत्थर है और रूपांतरित सेल है संगमरमर। लिखने के लिए चौक, स्लेट, ग्रेफाइट ये किससे बने हैं? तो ये परतदार से बनी है चौक, रूपांतरित सेल से स्लेट। जलाने के लिए कोयला, तो कोयला बना है परतदार सेल से। और हीरा आभूषण बनाने के लिए रूपांतरित सेल से, यानी कि उसे रूपांतरण किया गया है। कृषि के लिए चीका मिट्टी, लावा मिट्टी, लोयस मिट्टी, तो ये बनी है परतदार या अवसादी सेल से बनी है चीका और लोयस। आग्नेय उत्पत्ति वाली लावा मिट्टी से। अब यहाँ पर जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक परतें 3 हैं, भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, मेंटल और क्रोट।
नेक्स्ट है भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है। तो भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई ऊंचे पर्वतों के नीचे होती है, जहां यह लगभग 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा दुर्बलता मंडल में से आता है, जो मेंटल के ऊपरी भाग में लगभग 400 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। अगला प्रश्न है आग्नेय सेलों की विशेषताएं लिखिए। तो आग्नेय सेल कठोर होती हैं, इनका अपरदन कम होता है, ये रवेदार और दानेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, इनमें जीवाश्म नहीं मिलते और इनका संबंध प्राय ज्वालामुखीय क्रिया से होता है। इनमें सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक जैसे खनिज मिलते हैं। अगला प्रश्न है रूपांतरित सेलें कैसे बनती हैं। तो रूपांतरित सेलें आग्नेय या फिर परतदार सेलों पर उच्च ताप और दाब के प्रभाव से बनती हैं, जिससे उनकी बनावट, संगठन और रंग रूप बदल जाते हैं, पर उनका पूर्ण विघटन नहीं होता। यहाँ नेक्स्ट है कि यहाँ कुछ सेलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये हैं ग्रेफाइट, हीरा, चूने का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, स्लेट, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। तो आपको बताना है कि ये जो है कौन सा इनमें आग्नेय सेल से बना है, कौन सा परतदार से और कौन सा रूपांतरित सेल से। तो इनमें आग्नेय है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, परतदार है चूने का पत्थर, कोयला, बालू यानी कि बलुआ पत्थर के रूप में। रूपांतरित सेल हैं संगमरमर, ग्रेफाइट, हीरा, स्लेट, अभ्रक। अभ्रक आग्नेय रूपांतरित दोनों में मिल सकता है, पर यहाँ रूपांतरित श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में गलत शब्द को काटकर वाक्य पर सही कीजिए। परतदार या फिर आग्नेय सेल कठोर और रवेदार होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आग्नेय सेल कठोर और रवेदार होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है परतदार सेलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब या फिर नदियों का बड़ा हाथ है। तो परतदार सेलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ है। नेक्स्ट है रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी सेल को आग्नेय कहते हैं या फिर रूपांतरित सेल कहते हैं। तो इनमें आंसर होगा रूपांतरित सेल कहते हैं। नेक्स्ट है चूने के पत्थर से संगमरमर या फिर कोयला बनता है। तो चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत आग्नेय या फिर परतदार सेल का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा हिमालय पर्वत परतदार सेल का उदाहरण है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। तो भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्रोड कहते हैं। चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है। तो क्या बनता है, संगमरमर। मेंटल की ऊपरी परत को दुर्बलता मंडलम कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भौगोलिक कुशलताएं। पृथ्वी की आंतरिक बनावट को प्रदर्शित करता चित्र बनाएं। तो आप जो इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक बनावट को दिखाता हुआ चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये है इनर क्रोड, उसके बाद क्या है, ये है बाह्य क्रोड, उसके बाद आती कौन सी परत, मेंटल, और सबसे ऊपर जो है भूपर्पटी। तो इस तरीके से आप जो है चित्र बनाएंगे। तो ये था आपका लेसन 1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.